हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं धर्मेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए 500 क्वेश्चन के सीरीज लेके आया हूं, जो आने वाले एग्जाम्स जैसे कि पटवारी, एमपी पुलिस निम्नलिखित में में से बहुत ही कौन सी नदी फायदेमंद भोपाल के सबसे होंगे। निकट है? तो चलिए में से आगे कौन सी क्वेश्चंस नदी को भोपाल डिस्कस के करते सबसे हैं। निकट है? तो में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट है? तो बेतवा है। नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाते हैं? तो हम लोग 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाते हैं। यह मेजर ध्यानचंद जी के याद में इस तारीख को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। एक राज्य का राज्यपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है या संवैधानिक प्रमुख होता है। तो यदि प्रश्न आता है कि राज्य का राज्यपाल एक होता है, तो हम उसमें संवैधानिक प्रमुख ही उसमें टिक करेंगे। महादेव पहाड़ियां भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि महादेव पहाड़ियां किस श्रेणी का भाग है, वो सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। सतपुड़ा श्रेणी में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? तो सतपुड़ा, महादेव और मैकाले पहाड़ी। धूपगढ़ चोटी स्थित है तो सतपुड़ा रेंज पे है। यह सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। रामगिरी की पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत पे। तो हमें ध्यान रखना है कि रामगिरी की पहाड़ियां कहाँ हैं, यहाँ पूर्वी घाट में या महेंद्रगिरी पर्वत पे हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई 8848 या 8850 मीटर है, कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? वह नेपाल में है और यह वर्ल्ड का या विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। प्रथम भारतीय नारी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम बछेंद्री पाल है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो वह बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुंको ताबई। माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है संतोष यादव। तो हमें ध्यान रखना है कि वह कौन सी महिला है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे विजय प्राप्त की है, चढ़ने में कामयाबी हासिल की है, वो संतोष यादव है। यहाँ कार्डमम की पहाड़ियां हैं, जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां। तो हमने ये पहले भी डिस्कस कर रखा है, फिर से देख लेते हैं। कार्डमम की पहाड़ियां भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि तमिलनाडु और केरला का दोनों राज्य में स्थित है, और इसे इसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु भी बोलते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दादा बेटा है। ये भी ध्यान रखना है। फिर इधर दक्कन का प्लेट आ जाता है। फिर विंध्या और सतपुरा रेंज आ जाती है। विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच से नर्मदा जी बहती हैं। यहाँ अरावली रेंज आ जाती है। अरावली रेंज के पीछे डेजर्ट ऑफ थार आ जाता है। इधर हिमालय रेंज आ जाता है। इधर छोटा नागपुर पठार आ जाता है, जो कि बहुत ही खनिज खनिज में बहुत ही संपन्न है। इधर सुंदरवन आ जाता है। यहीं से गंगा जी अरब सागर में मिलती हैं। स्माइलिंग बुद्धा क्या है? तो हमें ध्यान रखना है कि स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम है भारत के सबसे पहले सफल परमाणु परीक्षण का एक कोड नेम है। तो हमें ध्यान रखना है कि स्माइलिंग बुद्धा भारत में जो पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया था, उसके लिए एक कोड नेम दिया गया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो हमें यह डेट भी ध्यान रखनी है। 18 मई 1974 को भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा दूसरा सक्सेसफुल जो परमाणु परीक्षण भारत में हुआ था, वह 11 और 13 मई 1998 को हुआ था। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि दूसरा कब हुआ था? 11 और 13 मई 1998 को। और पहला कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को। पहले का जो कोड नेम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अब अशोक सम्राट अशोक के बहुत सी शिलालेख पर प्रायः एक चक्र पहिया बना हुआ होता था। इसे अशोक चक्र कहते थे। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं, जिसमें हर एक तीली पर जिनमें हर एक तीली का एक विशेष मतलब होता है। इस लेख में इन 24 तीलियों के अर्थ को भी समझाया गया है। अशोक चक्र नीला ही क्यों होता है? तो इसके पीछे भी कारण है। अशोक चक्र नीला क्यों है?
नीला रंग आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज को सफेद पट्टी के केंद्र में नीले रंग का अशोक चक्र होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी पे अशोक चक्र बना होता है। अशोक चक्र नीले रंग का क्यों होता है? तो अशोक चक्र नीले रंग का होने का कारण कि नीला रंग आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी के केंद्र पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है। इसमें 24 तीलियां होती है। 24 तीलियों का अपना महत्व होता है। इसको भारत हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का क्या नाम है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है? तो इसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहा गया है। इसका उद्देश्य है कि जो प्राथमिक विद्यालय है वहां न्यूनतम आवश्यक जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराना है। एजुकेशन 86वें संशोधन के आर्टिकल 21A में बच्चों को शुरुआती शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों का मूल अधिकार बनाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि राइट टू एजुकेशन को किस आर्टिकल में रखा गया है? तो वो 21A में रखा गया है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू एजुकेशन को लाया गया था? तो वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू एजुकेशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत 6 से 14 की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि इस अधिनियम के तहत कितने साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है या उपलब्ध कराई जा रही है? तो वो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षा का अधिकार दो एक्ट या राइट टू एजुकेशन एक्ट 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था संसद में। और इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी रूप से जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू किया गया था। तो हमें ध्यान रखना है कि संसद में इस एक्ट को कब पारित कराया गया था? तो यह 4 अगस्त 2009 को पारित कराया गया था और 1 अप्रैल 2010 को यह कानून का रूप ले लिया था, जिसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ के। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, यह चोटी सद्भावना शिखर है। कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो तामस नदी या तमसा नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। तो हमें ध्यान रखना है कि रीवा में जो पूर्वा झरना है वह तामस नदी के ऊपर बनता है। हम कुछ और झरनों को देखते हैं, जैसे दुग्ध धारा नर्मदा नदी के ऊपर है और अनूपपुर में है। मंदार यह भी नर्मदा नदी के ऊपर है और खंडवा में है। चचाई यह बीहड़ नदी के ऊपर है, रीवा में है। पांडव यह केन नदी के ऊपर है, पन्ना में है। तो हमें ध्यान रखना है पांडव किस नदी के ऊपर है? केन नदी के ऊपर है और यह पन्ना में है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर है, कोटा में है। तो हमें ध्यान रखना है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पे है? चंबल पे। और किस जगह पे है? कोटा में। राहतगढ़ किस नदी पे है? तो राहतगढ़ जलप्रपात बेतवा नदी पर है और कहाँ है? सागर में है। झाड़ीदाह किस नदी पे है? तो यह चंबल नदी पे है और इंदौर में है। तो हमें ध्यान रखना है झाड़ीदाह कहाँ है? इंदौर में है। और किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। भालकुंड कहाँ है? सागर में है। दचेस कहाँ है? पंचमढ़ी में है। कपिल धारा किस नदी पे है? तो यह नर्मदा नदी पे है और अनूपपुर में है। सहस्त्र धारा कहाँ है? तो यह नर्मदा नदी पे है और महेश्वर में है। तो हमें ध्यान रखना है कि सहस्त्र धारा नर्मदा नदी पर है और महेश्वर में है। कपिल धारा नर्मदा नदी पे है, अनूपपुर में है। दुग्ध धारा नर्मदा नदी पे है, अनूपपुर में है। मंदार नर्मदा नदी पे है, खंडवा में है। चचाई बीहड़ नदी पे है, रीवा में है। पांडव केन नदी पे है, पन्ना में है। चूलिया चंबल नदी पे है, कोटा में है। राहतगढ़ बेतवा नदी पे है, सागर में है। झाड़ीदाह चंबल नदी जगह इंदौर। भालकुंड सागर में है। डचेस पंचमढ़ी में है। कपिल धारा नर्मदा नदी पे है, अनूपपुर में है। सहस्त्र धारा नर्मदा नदी पे है, महेश्वर में है। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह भुवनेश्वर के उड़ीसा में स्थित है। तो हमें ध्यान रखना है कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ है? भुवनेश्वर के उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल। तो हमें ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल। पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। पहले राज्यपाल कौन थे मध्य प्रदेश के? पंडित पट्टाभी
सीतारमैया। पहले न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे। पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल। पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती। पहले मुख्य सचिव एच.एस. कामत। पहले विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे। पहले विपक्ष के नेता विष्णुनाथ तामस्कर। प्रथम महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश जोशी। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक बीजी घाटे और महानिदेशक बीपी दुबे। पहली मुख्य सचिव निर्मला बुच। प्रथम महाधिवक्ता श्रीएम अधिकारी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष शीतला सहाय। प्रथम निर्वाचन आयुक्त एनवी लोहानी। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? एनवी लोहानी थे। प्रथम सूचना आयुक्त टीएन श्रीवास्तव। प्रथम लोकायुक्त पीवी दीक्षित। प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सेठी। प्रथम राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर नाग। तो हमें इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है जो मिसलेनियस को पॉइंट है। और मध्य प्रदेश में कौन कौन पहले नंबर पर बना है यह है, तो हमें इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। यह टोटल वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.4% है। और यदि हम 2011 के जनसंख्या सेंसस के आधार पे देखें तो भारत की जो उस समय जनसंख्या थी वह टोटल जनसंख्या की 17.5% थी। तो हमें 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत का टोटल एरिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का परसेंटेज वाइज कितना है, मतलब वर्ल्ड का कितना परसेंटेज लैंड भारत में है? तो 2.4% है, 17.5 है। वर्ल्ड की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में है। भारत का विस्तार 8.8 डिग्री 4 सेंटीमीटर उत्तर से 37 डिग्री 6 सेंटीमीटर उत्तर अक्षांश के बीच में है। तो हम इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है और जनरली ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो हमें इसको ऐसे ही याद कर लेना है। 8 डिग्री 4 सेंटीमीटर 8 डिग्री 4 सेकेंड याद करके ना 84 याद कर लेना है और इधर 376 याद कर लेना है। तो हमें याद रखना है 84 376 उत्तर में 376, दक्षिण में 84। उत्तर में 376, दक्षिण में 84, हमें इस तरीके से याद कर लेना है। और फिर पश्चिम से और पूर्व का भी विस्तार देखना है। तो पश्चिम का विस्तार कहाँ? पश्चिम में 68 डिग्री 4 सेकेंड पूर्व से 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। यानी पश्चिमी जो सबसे मोस्ट पश्चिमी बिंदु किस डिग्री पे स्थित है? तो वह 68 डिग्री 7 सेकेंड से 97 डिग्री 25 सेकेंड के पूर्वी मध्य देशांतर के बीच में है। यानी कि 68 डिग्री 7 सेकेंड यहाँ है और 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्वी देशांतर यहाँ है। रखना, हमें इसको याद कैसे करना है? तो इसको 68 डिग्री 7 सेकेंड ना याद करके 687 याद करेंगे और इसको 97 डिग्री 25 सेकेंड ना याद करके 97 25 याद करेंगे। या फिर मोटा मोटी ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि 68 से 97, तो हमें थोड़ा बहुत क्लियरिटी रहेगा कि 68 से 97 के बीच में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हमें ध्यान रखना है, जो कि जनरली कंफ्यूजन क्रिएट करता है। थोड़ा हम लेंथ भी देख लेते हैं। तो उत्तर से दक्षिण का टोटल लेंथ कितना है भारत का? उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर टोटल है उत्तर से दक्षिण। और पूर्व से पश्चिम 2931 किलोमीटर है। तो हमें ध्यान रखना है कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2931 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। अब हमें ध्यान रखना है कि भारत के कितने राज्य हैं जो विदेशी सीमा से टच करते हैं? तो भारत के टोटल 17 राज्य हैं जो विदेशी सीमा से टच करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि भारत के जो राज्य हैं जो विदेशी सीमा से टच करते हैं वो कितने राज्य हैं? 17 हैं। और 5 लैंड लॉक स्टेट हैं, यानी कि ऐसे स्टेट जिनकी
ये सीमा किसी अन्य देश से नहीं लगती है, उन्हें लैंडलॉक स्टेट कहते हैं। तो ऐसे लैंडलॉक स्टेट भारत से 5 हैं। और ऐसे राज्य जिनकी सीमा विदेशों से टच करती है या विदेशी राज्य से टच करती है, वह कितने राज्य हैं? तो वह 17 हैं। टोटल भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,106। स्थलीय सीमा यानी ये वाला एरिया टोटल 15,106 किलोमीटर है। और भारत की जो समुद्री सीमा है वह 7,516.6 किलोमीटर है। तो हमें ध्यान रखना है कि भारत की जो स्थलीय सीमा वो कितनी है? 15,106 किलोमीटर। और जो तटीय सीमा है वह 7,516 किलोमीटर है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? तो 15,106 किलोमीटर। जो 106 किलोमीटर है वह जो पीओके का पार्ट अफगानिस्तान से टच होता था वह वाला पार्ट है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो 106 किलोमीटर जो पीओके का पार्ट अफगानिस्तान से टच करता था वह पार्ट है 106। और टोटल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106 किलोमीटर। और जो ये तटीय सीमा है वह 7,516.6 किलोमीटर है। तो हमें यह ध्यान रखना है। भारतीय सीमा से टोटल 9 देश सटते हैं, यानी कि भारतीय सीमा से 9 देश बाउंड्री शेयर करते हैं। ये 7 देश स्थलीय हैं और 2 देश समुद्री हैं। हमें ध्यान रखना है कि भारत से कितने देशों की सीमा टच होती है? तो वह 9 की होती है, जो कि 7 स्थल सीमा है और 2 समुद्री सीमा बनाते हैं। भारतीय मानक समय आईएसटी और ग्रीनविच मध्य समय के बीच में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। हमें ध्यान रखना है कि आईएसटी और जीएमटी के बीच में कितने घंटे का अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का। भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट है, और जो उत्तरी पॉइंट है वो इंदिरा कॉल है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो नॉर्दर्न मोस्ट या सबसे उत्तरी पॉइंट है उसको इंदिरा कॉल बोलते हैं, और जो दक्षिणतम पॉइंट है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इसका सुदूर पश्चिम बिंदु जो कि 68 डिग्री 7 सेकंड पे स्थित है उसको गौर माता बोलते हैं, और जो कि गुजरात में है। तो हमें ध्यान रखना है कि भारत का सुदूर दक्षिण पॉइंट कौन सा है? गौर माता है। कहाँ है? गुजरात में है। और उसका कोऑर्डिनेट क्या है? तो 68 डिग्री 7 सेकंड है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के देश। तो बांग्लादेश की सीमा से एक तो ये वेस्ट बंगाल लगता है, इधर फिर आसाम लग जाता है, फिर इधर यहाँ यहाँ मेघालय लगता है, फिर यहाँ से त्रिपुरा लग जाता है, और यहाँ नीचे से मिजोरम लग जाता है। तो टोटल 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करते हैं। और एरिया वाइज बांग्लादेश के साथ ही हमारा सबसे बड़ा बाउंड्री है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम किस देश के साथ हमारी सबसे बड़ी बाउंड्री है? तो वह बांग्लादेश के साथ है। वह राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है वह अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है वह अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा म्यांमार से टच होती है, जितने भी राज्य म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं उनमें से। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य हैं, एक तो सबसे पहले पंजाब, फिर ऊपर में जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ राजस्थान और गुजरात। एक कच्छ वाला एरिया गुजरात का पाकिस्तान से सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग होने से दो नई यूनियन टेरिटरी बन गई है जो पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन से हैं? तो नेपाल के यहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो यहाँ सिक्किम भी टच करता है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पश्चिम बंगाल टच करता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनती है, और ऊपर में यहाँ उत्तराखंड की सीमा नेपाल के साथ बनती है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की। तो हमें ध्यान रखना है कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है? बांग्लादेश की है। नेपाल, भूटान और चीन की सीमा से लगने वाला भारतीय देश कौन सा है? तो वह सिक्किम है। इधर से नेपाल से लग जाता है, इधर से भूटान से लग जाता है, ऊपर से चीन से लग जाता है। तो सिक्किम ये 3 देशों के साथ सीमा शेयर करता है। 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ भारतीय राज्य है। तो यह यहाँ त्रिपुरा है। यह इधर से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यह तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। तो हमें ध्यान रखना है कि
तीनों साइड से वह राज्य कौन सा है भारत का जो कि तीनों साइड से विदेशी सीमा के साथ घिरा हुआ है, तीनों साइड से बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वह त्रिपुरा है। तो तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा राज्य त्रिपुरा है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल खंड भाग है जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया। तो हमें ध्यान रखना है कुट्टानाड और कुट्टानाडु से धान के लिए प्रसिद्ध है। तो केरल का कुट्टानाडु या कुट्टानाड धान के लिए प्रसिद्ध है। इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। हिमालय की रचना समांतर वाली श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम है बृहत हिमालय। तो जो ये बृहत हिमालय वाला पार्ट है वह सबसे प्राचीनतम हिमालय का पार्ट है। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पूर्व जो सिक्किम में है वो कंचनजंगा पड़ता है, फिर आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा पूर्व से पश्चिम की ओर तो एवरेस्ट आता है, फिर अन्नपूर्णा पर्वत आती है और फिर धौलागिरी पर्वत आती है। तो इधर सिक्किम के पास जो सिक्किम के पास अपना कंचनजंगा है, फिर थोड़ा आगे नेपाल में एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर धौलागिरी है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। पटकाई पहाड़ियों से त्रिपुरा संलग्न नहीं है क्योंकि पटकाई पहाड़ियां इधर पड़ती हैं और त्रिपुरा अपना यहाँ है। ये अपना त्रिपुरा है। तो हमें ध्यान रखना है कि पटकाई ब्रूम जो पहाड़ियां हैं वो त्रिपुरा में नहीं आती हैं। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो अरावली है। तो हमें ध्यान रखना है कि भारत में जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली है। इसे रेसिडुअल पर्वत भी कहते हैं। ये रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो भी अन्नामुदी है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा रेंज स्थित है। तो सतपुड़ा रेंज यहाँ है और नर्मदा यहाँ से बहती है और अपनी ताप्ती सतपुड़ा के नीचे से बढ़ती है और ये विंध्या रेंज इधर पड़ता है अपने मैप में। और अन्नामुदी पहाड़ी इधर कहीं पड़ती है साउथ में, जो कि कर्नाटक और केरल के दोनों में आती है। अन्नामुदी पहाड़ी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, जो अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी माना जाता है। दक्षिण भारत में सबसे दक्षिणतम जो भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है उसको कार्डेमम की पहाड़ी बोलते हैं। और इसके ऊपर में देखेंगे तो यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां जो कि तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में स्थित हैं और इसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु भी कहते हैं, यानी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट यहीं आके मिलते हैं। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। यह कर्नाटक और केरल राज्य में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी दादा बेटा है। तो हमें यह कुछ बिंदु हैं दक्षिण भारत से जिन्हें हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद।